नारायण के मुतालिक मेरा ख्याल है कि अच्छा दोस्त साबित होगा। मेरा मशवरा उसने सुन लिया और बॉम्बे चली गई। दूसरे रोज खुश खुश वापस आई, क्योंकि नारायण ने अपने स्टूडियो में 1 साल के लिए 500 रुपये माहवार पर उसे मुलाजिम करा दिया था। ये मुलाजमत उसे कैसे मिली? देर तक उसके मुतालिक बातें हुई। जब और कुछ कहने सुनने को न रहा तो मैंने उससे पूछा, सईद और नारायण दोनों से तुम्हारी मुलाकात हुई, उनमें से किसको तुमने ज्यादा पसंद किया? जानकी के होठों पर तीखी मुस्कुराहट पैदा हुई। लग्जिश भरी निगाहों से मुझे देखते हुए उसने कहा, सईद साहब को। ये कहकर वो एकदम संजीदा हो गई। सआदत साहब, आपने क्यों इतने पुल बांधे थे नारायण के तारीफों के? मैंने पूछा, क्यों? बड़ा ही वाहियात आदमी है। शाम को बाहर कुर्सियां बिछाकर सईद साहब और वो शराब पीने के लिए बैठे तो बातों बातों में मैंने नारायण को भैया कहा। अपना मुंह मेरे कान के पास लाकर नारायण ने पूछा, तुम्हारी अंगिया का साइज क्या है? भगवान जानता है। मेरे तन बदन में आग ही तो लग गई। कैसा लिच्चर आदमी है। जानकी के माथे पर पसीना आ गया। मैं जोर जोर से हंसने लगा। उसने तेजी से कहा, आप क्यों हंस रहे हैं? उसकी बेवकूफी पर। ये कहकर मैंने हंसना बंद कर दिया। थोड़ी देर नारायण को बुरा भला कहने के बाद जानकी ने अजीज के मुतालिक फिक्रमंद लहजे में बातें शुरू की। कई दिनों से उसका खत नहीं आया था। तरह तरह के ख्यालात उसे सता रहे थे। कहीं उन्हें फिर जुकाम न हो गया हो, अंधाधुंध साइकिल चलाते हैं, कहीं हादसा ही न हो गया हो, पुनः ही न आ रहे हो, क्योंकि जानकी को रुखसत करते वक्त उन्होंने कहा था, एक रोज मैं चुपचाप तुम्हारे पास चलाऊंगा। बातें करने के बाद जब उसका तरद्दुद कम हुआ तो उसने अजीज की तारीफें करना शुरू कर दी। घर में बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। हर रोज सुबह उनको वर्जिश कराते हैं और नहला धुलाकर स्कूल छोड़ने जाते हैं। बीवी बिल्कुल फोहड़ है, इसलिए रिश्तेदारों से सारा रख रखाव खुद उन्हीं को करना पड़ता है। एक दफा जानकी को टाइफाइड हो गया तो 20 दिन मुतवातिर नर्सों की तरह उसकी तीमारदारी करते रहे थे, वगैरह वगैरह। मुनासिब व मौजू अल्फाज में मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद वो बम्बई चली गई, जहां उसके लिए एक नई और चमकीली दुनिया के दरवाजे खुल गए थे। पूना में मुझे तकरीबन 2 महीने उस कहानी का मंजरनामा तैयार करने में लगे। हकल खिदमत वसूल करके मैंने बम्बई का रुख किया, जहां मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था। मैं सुबह 5 बजे के करीब अंधेरी पहुंचा, जहां एक मामूली बंगले में सईद और नारायण दोनों इकट्ठे रहते थे। बरामदे में दाखिल हुआ तो दरवाजा बंद पाया। मैंने सोचा सो रहे होंगे, तकलीफ नहीं देनी चाहिए। पिछली तरफ दरवाजा है जो नौकर के लिए अक्सर खुला रहता है। मैं उसमें से अंदर दाखिल हुआ। कमरे में 2 पलंग थे, एक पर सईद और उसके साथ कोई और लिहाफ ओढ़े सो रहा था। मुझे सख्त नींद आ रही थी। दूसरे पलंग पर मैं कपड़े उतारे बगैर लेट गया। पायंती पर कंबल पड़ा था जो मैंने टांगों पर डाल लिया। सोने का इरादा कर ही रहा था कि सईद के पीछे से एक चूड़ियों वाला बाजू निकला और पलंग के पास रखी हुई कुर्सी की तरफ बढ़ने लगा। कुर्सी पर लट्ठे की सफेद शलवार लटक रही थी। मैं उठकर बैठ गया। सईद के साथ जानकी लेटी हुई थी। मैंने कुर्सी पर से शलवार उठाई और उसकी तरफ फेंक दी। नारायण के कमरे में जाकर मैंने उसे जगाया। रात के 2 बजे उसकी शूटिंग खत्म हुई थी। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने खामखा उस गरीब को जगाया, लेकिन वो मुझसे बातें करना चाहता था, किसी खास मौजू पर नहीं। मुझे अचानक देखकर बकौल उसके वो कुछ बेहुदा बकवास करना चाहता था। चुनांचे सुबह 9 बजे तक हम बेहुदा बकवास में मशगूल रहे, जिसमें बार बार जानकी का जिक्र आया। जब मैंने अंगिया वाली बात छेड़ी तो नारायण बहुत हंसा। हंसते हंसते उसने कहा, सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब मैंने उसके कान के साथ मुंह लगाकर कहा कि तुम्हारी अंगिया का क्या साइज है, तो उसने बता दिया, कहा 24। उसके बाद अचानक उसे मेरे सवाल की बेहूदगी का एहसास हुआ और मुझे कोसने लगी। बिल्कुल बच्ची है। अब जब भी मुझसे मुठभेड़ होती है तो सीने पर दुपट्टा खिसका लेती है, लेकिन मंटो
बड़ी वफादार औरत है। मैंने कहा, ये तुमने कैसे जाना? नारायण मुस्कुराया। वो औरत जो एक अजनबी आदमी को अपनी अंगिया का साइज बता दे, धोखेबाज हरगिज नहीं हो सकती। अजीब व गरीब मंतिक थी, लेकिन नारायण ने बड़ी संजीदगी से यकीन दिलाया कि जानकी बड़ी पुरखुलूस औरत है। उसने कहा, मंटो, तुम्हें मालूम नहीं सईद की ये कितनी खिदमत कर रही है। ऐसे इंसान की खबरगिरी जो परले दर्जे का बेपरवाह हो, आसान काम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि जानकी इस मुश्किल काम को बड़ी आसानी से कर रही है। औरत होने के साथ साथ वो एक ईमानदार और पुरखुलूस आया भी है। सुबह उठकर वो उस खरजात को जगाने में आधा घंटा सर्फ करती है, उसके दांत साफ कराती है, कपड़े पहनाती है, नाश्ता कराती है, और रात को जब वो रम पीकर बिस्तर पर लेटता है तो सब दरवाजे बंद करके उसके साथ लेट जाती है। और जब स्टूडियो में किसी से मिलती है तो सिर्फ सईद साहब की बातें करती है। सईद साहब का पुल-ओवर तैयार हो गया है, सईद साहब के लिए पेशावर से सैंडल मंगवाई, सईद साहब के सर में आज हल्का हल्का दर्द है, एस्प्रो लेती जा रही हूँ, सईद साहब ने आज मुझ पर एक शेर कहा। और जब मुझसे मुठभेड़ होती है तो अंगिया वाली बात याद करके तिवड़ी चढ़ा लेती है। मैं तकरीबन 10 दिन सईद और नारायण का मेहमान रहा। उस दौरान में सईद ने जानकी के मुतालिक मुझसे कोई बात न की, शायद इसलिए कि उनका मामला काफी पुराना हो चुका था। जानकी से अलबत्ता काफी बातें हुई। वो सईद से बहुत खुश थी, लेकिन उसे उसकी बेपरवाह तबीयत का बहुत गिला था। सादत साहब अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बहुत बेपरवाह है। हर वक्त सोचना जो हुआ, इसलिए किसी बात का ख्याल ही नहीं रहता। आप हंसेंगे, लेकिन मुझे हर रोज उनसे पूछना पड़ता है कि आप संडास गए थे या नहीं। नारायण ने मुझसे जो कुछ कहा था ठीक निकला। जानकी हर वक्त सईद की खबरगिरी में मुनहमिक रहती थी। मैं 10 दिन अंधेरी के बंगले में रहा। उन 10 दिनों में जानकी की बेलौस खिदमत ने मुझे बहुत मुतासिर किया, लेकिन ये ख्याल बार बार आता रहा कि अजीज का क्या हुआ। जानकी को उसका भी बहुत ख्याल रहता था। क्या सईद को पाकर वो उसे भूल चुकी थी? मैंने इस सवाल का जवाब जानकी से ही पूछ लिया होता अगर मैं कुछ दिन और वहां ठहरता। जिस कंपनी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, उसके मालिक से मेरी किसी बात पर चीख हो गई और मैं दिमागी तकद्दुर दूर करने के लिए पुणे चला गया। 2 ही दिन गुजरे होंगे कि अजीज का तार आया कि मैं आ रहा हूँ। 5-6 घंटे के बाद वो मेरे पास था और दूसरे रोज सुबह सवेरे जानकी मेरे कमरे पर दस्तक दे रही थी। अजीज और जानकी जब एक दूसरे से मिले तो उन्होंने देर से बिछड़े हुए आशिक और माशूक की सरगर्मी जाहिर न की। मेरे और अजीज के ताल्लुकात शुरू ही से बहुत संजीदा और मतीन रहे थे। शायद इसी वजह से दोनों मुअत्तदिल रहे। अजीज का ख्याल था कि होटल में अट जाए, लेकिन मेरा दोस्त जिसके यहाँ मैं ठहरा हुआ था आउटडोर शूटिंग के लिए कोल्हापुर गया था, इसलिए मैंने अजीज और जानकी को अपने पास ही रखा। 3 कमरे थे, एक में जानकी सो सकती थी, दूसरे में अजीज। यूं तो मुझे उन दोनों को एक ही कमरा देना चाहिए था, लेकिन अजीज से मेरी इतनी बेतकल्लुफी नहीं थी। उसके अलावा उसने जानकी से अपने ताल्लुक को मुझ पर जाहिर भी नहीं किया था। रात को दोनों सिनेमा चले गए। मैं साथ न गया, इसलिए कि मैं फिल्म के लिए एक नई कहानी शुरू करना चाहता था। 2 बजे तक मैं जागता रहा, उसके बाद मैं सो गया। एक चाबी मैंने अजीज को दे दी, इसलिए मुझे उनकी तरफ से इत्मीनान था। रात को चाहे मैं बहुत देर तक काम करूं, 3:30 और 4 बजे के दरमियान एक दफा जरूर जागता हूं और उठकर पानी पीता हूं। हस्बे आदत उस रात भी मैं पानी पीने उठा। इत्तेफाक से जो कमरा मेरा था, यानी जिसमें मैंने अपना बिस्तर जमाया हुआ था, अजीज के पास था और उसमें मेरी सुराही पड़ी हुई थी। अगर मुझे शिद्दत की प्यास न लगी होती तो अजीज को तकलीफ न देता, लेकिन ज्यादा विस्की पीने के बायस मेरा हल्क बिल्कुल खुश्क हो रहा था, इसलिए मुझे दस्तक देनी ही पड़ी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। जानकी ने आंखें मलते मलते दरवाजा खोला और कहा, सईद साहब। और जब मुझे देखा तो एक हल्की सी ओ उसके मुंह से निकल गई और पलंग पर अजीज सो रहा था। मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जानकी भी मुस्कुराई और उसके तीखे होंठ एक कोने की तरफ सिकुड़ गए।
میں نے سراہی لی اور چلا آیا۔ صبح اٹھا تو کمرے میں دھواں جمع تھا۔ باورچی خانے میں جا کر دیکھا تو جانکی کاغذ جلا جلا کر عزیز کے غسل کے لیے پانی گرم کر رہی تھی۔ آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور انگیٹھی میں پھونکے مارتی ہوئی کہنے لگی، عزیز صاحب ٹھنڈے پانی سے نہائیں تو انہیں زکام ہو جاتا ہے۔ میں نہیں تھی تو پشاور میں 1 مہینہ بیمار رہے، اور رہتے بھی کیوں نہ جب دوا ہی چھوڑ دی تھی۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے دبلے ہو گئے ہیں۔ اور عزیز نہا دھو کر جب کسی کام کی غرض سے باہر گیا تو جانکی نے مجھ سے سعید کے نام تار لکھنے کے لیے کہا۔ مجھے کل یہاں پہنچتے ہی انہیں تار دینا چاہیے تھا۔ کتنی غلطی ہوئی مجھ سے، انہیں کتنی ہی تشویش رہی ہوگی۔ اس نے مجھ سے تار کا مضمون بنوایا جس میں بخیریت پہنچنے کی اطلاع تو تھی، لیکن سعید کی خیریت دریافت کرنے کا اضطراب زیادہ تھا۔ انجیکشن لگوانے کی تاکید بھی تھی۔ 4 روز گزر گئے۔ جانکی نے سعید کو 5 تار روانہ کیے، پر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ بامبے جانے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اچانک شام کو عزیز کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھ سے سعید کے نام ایک اور تار لکھوا کر وہ ساری رات عزیز کی تیمارداری میں مصروف رہی۔ معمولی بخار تھا، لیکن جانکی کو بے حد تشویش تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس تشویش میں سعید کی خاموشی کا پیدا کرتا اضطراب بھی شامل تھا۔ وہ مجھ سے اس دوران میں کئی بار کہہ چکی تھی، سعادت صاحب، میرا خیال ہے سعید صاحب ضرور بیمار ہیں، ورنہ وہ میرے تاروں اور خطوں کا جواب ضرور لکھتے۔ 5ویں روز شام کو عزیز کی موجودگی میں سعید کا تار آیا جس میں لکھا تھا، میں بہت بیمار ہوں، فوراً چلی آؤ۔ تار آنے سے پہلے جانکی کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھی، لیکن جب اس نے سعید کی بیماری کی خبر سنی تو ایک دم خاموش ہو گئی۔ عزیز کو یہ خاموشی بہت ناگوار گزری، کیونکہ جب اس نے جانکی کو مخاطب کیا تو اس کے لہجے میں تیزی تھی۔ میں اٹھ کر چلا گیا۔ شام کو جب واپس آیا تو جانکی اور عزیز کچھ اس طرح علیحدہ علیحدہ بیٹھے تھے جیسے ان میں کافی جھگڑا ہو چکا ہے۔ جانکی کے گالوں پر آنسوؤں کا میل تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جانکی نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور عزیز سے کہا، میں جاتی ہوں لیکن بہت جلد واپس آؤں گی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، سعادت صاحب ذرا ان کا خیال رکھیے گا، ابھی تک بخار دور نہیں ہوا۔ میں اسٹیشن تک اس کے ساتھ گیا، بلیک مارکیٹ سے ٹکٹ خرید کر اسے گاڑی میں بیٹھایا اور گھر چلا آیا۔ عزیز کو ہلکا ہلکا بخار تھا۔ ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن جانکی کا ذکر نہ آیا۔ تیسرے روز صبح 5:30 بجے کے قریب مجھے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد جانکی جلدی جلدی لفظوں کو اوپر تلے کرتی ہوئی وہ عزیز سے پوچھ رہی تھی کہ اس کی طبیعت اب کیسی ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس نے دوا پی تھی یا نہیں۔ عزیز کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچی، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد جبکہ نیند سے میری آنکھیں موند رہی تھی، عزیز کی خفگی آمیز باتوں کا دبا سر سنائی دیا۔ سمجھ میں تو کچھ نہ آیا، لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ وہ جانکی سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ صبح 10 بجے عزیز نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا اور جانکی کا گرم کیا ہوا پانی ویسے ہی غسل خانے میں پڑا رہا۔ جب میں نے جانکی سے اس بات کا ذکر کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہا دھو کر عزیز باہر چلا گیا۔ جانکی کمرے میں پلنگ پر جا لیٹی۔ سے پہر کو جب میں اس کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ اسے بہت تیز بخار ہے۔ ڈاکٹر بلانے کے لیے باہر نکلا تو عزیز اکے میں اپنا اسباب رکھوا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا، بامبے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ یکے میں بیٹھا اور چل دیا۔ مجھے یہ بتانے کا موقع ہی نہ ملا کہ جانکی کو بہت تیز بخار ہے۔ ڈاکٹر نے جانکی کو اچھی طرح دیکھا اور مجھے بتایا کہ اس کو برونکائٹس ہے۔ اگر احتیاط نہ برتی تو نیمونیا ہونے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نسخہ دے کر چلا گیا تو جانکی نے عزیز کے بارے میں پوچھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے نہ بتاؤں، لیکن چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ چلا گیا ہے۔ یہ سن کر اسے بہت صدمہ ہوا۔ دیر تک تکیے میں سر دے کر روتی رہی۔ دوسرے دن 11 بجے کے قریب جب جانکی کا بخار 1 ڈگری ہلکا تھا اور طبیعت بھی کسی قدر درست تھی، بامبے سے سعید کا تار آیا جس میں بڑے درست لفظوں میں لکھا تھا، یاد رہے
तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। मैं बहुत मना करता रहा, लेकिन वो तेज बुखार में भी पूना एक्सप्रेस से बॉम्बे चली गई। 5-6 दिन के बाद नारायण का तार आया, एक जरूरी काम है, फौरन बॉम्बे चले आओ। मेरा ख्याल था कि किसी प्रोड्यूसर से उसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट की बात की होगी, लेकिन बॉम्बे पहुंचा तो मालूम हुआ कि जानकी की हालत बहुत नाजुक है। ब्रोंकाइटिस बिगड़कर निमोनिया में तब्दील हो गया था। उसके अलावा जब वो पूना से बॉम्बे पहुंची तो अंधेरी जाने के लिए चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते हुए गिर पड़ी थी और उसकी दोनों जानें बुरी तरह छिल गई थी। जानकी ने इस जिस्मानी तकलीफ को बड़े बहादुरी से बर्दाश्त किया, लेकिन जब वो अंधेरी पहुंची और सईद ने उसके बंधे हुए असबाब की तरफ इशारा करके कहा, मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ, तो उसे बहुत ही रूहानी तकलीफ हुई। नारायण ने मुझे बताया, सईद के मुंह से ये बर्फ जैसे ठंडे अल्फाज सुनकर वो एक वक्त के लिए बिल्कुल पत्थर हो गई। मेरा ख्याल है कि उसने थोड़ी देर के लिए जरूर सोचा होगा, मैं गाड़ी के नीचे आकर क्यों न मर गई। सादत, तुम कुछ भी कहो, सईद औरतों से जैसा सलूक करता है बहुत ही नामर्दाना है। बेचारी को बुखार था, चलती गाड़ी से गिर पड़ी थी और वो भी उस खरजाद के पास जल्दी पहुंचने के लिए, लेकिन उसने उन बातों का ख्याल ही न किया और एक बार फिर उसने कहा, मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। उसके लहजे में मंटो किसी जज्बे का इजहार नहीं था, बस ऐसा था जैसे मानो टाइप की मशीन से अखबार की एक सतर ढलकर निकल आए। मुझे बहुत दुख हुआ, चुनांचे मैं वहां से उठकर चला आया। शाम को जब वापस हुआ तो जानकी मौजूद नहीं थी, लेकिन सईद पलंग पर बैठा रम का गिलास सामने रखे एक नज्म लिखने में मसरूफ था। मैंने उससे कोई बात न की और अपने कमरे में चला गया। दूसरे रोज स्टूडियो में नारायण से मालूम हुआ कि जानकी एक एक्स्ट्रा लड़की के घर खतरनाक हालत में पड़ी है। मैंने स्टूडियो के मालिक से बात की और अस्पताल भिजवा दिया। कल से वहीं है, बताओ अब क्या किया जाए। मैं तो उसे देखने जा नहीं सकता, इसलिए कि वो मुझसे नफरत करती है। तुम जाओ और देख के आओ किस हालत में है। मैं अस्पताल गया तो उसने सबसे पहले अजीज और सईद के मुतालिक पूछा। जो सलूक उन दोनों ने उसके साथ किया था, उसके बाद उसके पुरखुलूस इस्तफसार ने मुझे मुतासिर किया। उसकी हालत नाजुक थी। डॉक्टर ने मुझे बताया उसके दोनों फेफड़े मुतवर्रम हैं और जान का खतरा है, लेकिन मुझे हैरत है कि जान की इतनी बड़ी तकलीफ मर्दानावार बर्दाश्त कर रही थी। अस्पताल से लौटा और स्टूडियो में नारायण को तलाश किया तो मालूम हुआ कि वो सुबह ही से कहीं गायब है। शाम को जब वो घर वापस आया तो उसने मुझे 3 छोटी छोटी शीशियां दिखाई जिसका मुंह रबड़ से बंद था। जानते हो ये क्या है? मैंने कहा, मालूम नहीं, इंजेक्शन से लगते हैं। नारायण मुस्कुराया, इंजेक्शन ही है, लेकिन पेंसिलिन के। मुझे सख्त हैरत हुई क्योंकि पेंसिलिन उस वक्त बहुत कलील मिकदार में तैयार होती थी। अमेरिका और इंग्लिस्तान में जितनी बनती थी थोड़ी थोड़ी मिलिट्री अस्पतालों में तकसीम कर दी जाती थी। चुनांचे मैंने नारायण से पूछा, ये तो बिल्कुल नायाब चीज है, तुम्हें कैसे मिल गई? उसने मुस्कुराकर कहा, बचपन में घर की तिजोरी खोलकर रुपए चुराना मेरे बाएं हाथ का काम था। आज दाएं हाथ से मिलिट्री हॉस्पिटल का दरवाजा खोलकर मैंने ये 3 बल्ब चुराए हैं। चलो जल्दी करो, जानकी को अस्पताल से होटल ले चलें। टैक्सी लेकर मैं अस्पताल गया और जानकी को उस होटल में ले गया जिसमें नारायण 2 कमरों का पहले ही बंदोबस्त कर चुका था। जानकी ने मुझसे कई बार नहीफ आवाज में पूछा कि मैं उसे होटल क्यों लाया हूँ। मैंने यही जवाब दिया, तुम्हें मालूम हो जाएगा। और जब उसे मालूम हुआ, यानी नारायण सिरिंज हाथ में लिए उसको टीके लगाने के लिए कमरे में आया, तो उसने नफरत से एक तरफ मुंह फेर लिया और मुझसे कहा, सादत साहब, इससे कहिए चला जाए यहाँ से। नारायण मुस्कुराया, जाने मन गुस्सा थूक दो, यहाँ तुम्हारी जान का सवाल है। जानकी को तैश आ गया, नकाहत के बावजूद उठकर बैठ गई। सादत साहब, मैं जाती हूँ यहाँ से, या आप इस हरामजादे को निकालिए बाहर। नारायण ने धक्का देकर उसे लिटा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये हरामजादा तुम्हें इंजेक्शन लगाकर ही रहेगा, खबरदार जो तुमने मजम्मत की। ये कहकर उसने एक हाथ से मजबूती से जानकी का बाजू पकड़ा। सिरिंज मुझे देकर उसने स्पिरिट में रुई भिगोई, उसका डेंटर साफ किया। उसके बाद रुई मुझे देकर उसने सिरिंज की सुई उसके बाजू में दाखिल कर दी। वो चीखी
لیکن پینسلن اس کے بازو میں جا چکی تھی۔ جب نارائن نے جانکی کا بازو اپنی مضبوط گرفت سے علیحدہ کیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ نارائن نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی اور اسپرٹ والی روئی سے انجیکشن والا حصہ پوچھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ پہلا انجیکشن رات کے 9 بجے دیا تھا، دوسرا 3 گھنٹے کے بعد دینا تھا۔ نارائن نے مجھے بتایا کہ اگر 3 کے 3:30 ہو گئے تو پینسلن کا اثر زائل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ جاگتا رہا۔ تقریباً 11:30 بجے اس نے اسٹوو جلایا، سرنج ابالی اور اس میں دوا بھری۔ جانکی خرخراہٹ بھرے سانس لے رہی تھی، آنکھیں بند تھی۔ نارائن نے دوسرے بازو کو اسپرٹ سے صاف کیا اور سرنج کی ٹوٹی اندر کھبو دی۔ جانکی کے ہونٹوں سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ نارائن نے دوا اندر بھیج کر سوئی باہر نکالی اور اسپرٹ سے انجیکشن والی جگہ صاف کرتے ہوئے مجھ سے کہا، تیسرا 3 بجے۔ مجھے معلوم نہیں اس نے تیسرا اور چوتھا انجیکشن کب دیا، لیکن جب میں بیدار ہوا تو اسٹوو جلنے کی آواز آ رہی تھی اور نارائن ہوٹل کے بیرے سے برف کے لیے کہہ رہا تھا کیونکہ اسے پینسلین کو ٹھنڈا رکھنا تھا۔ صبح 9 بجے انجیکشن دینے کے لیے جب دونوں جانکی کے کمرے میں گئے تو وہ آنکھیں کھولے لیٹی تھی۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے نارائن کی طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ نارائن مسکرا دیا۔ کہو جانے من، کیا حال ہے؟ جانکی خاموش رہی۔ نارائن اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ انجیکشن جو میں تمہیں دے رہا ہوں عشق کے انجیکشن نہیں، تمہارا نیمونیا دور کرنے کے ہیں، جو میں نے ملٹری ہسپتال سے بڑے صفائی کے ساتھ چرائے ہیں۔ لو اب ذرا الٹی لیٹ جاؤ اور کولے پر سے شلوار کو ذرا نیچے کھسکا دو۔ کبھی لیا ہے یہاں انجیکشن؟ یہ کہہ کر اس نے جانکی کے کولے پر ایک جگہ گوشت کے اندر انگلی کھبوئی۔ جانکی کی آنکھوں میں مرعوب سی نفرت پیدا ہوئی۔ جب اس نے کروٹ بدلی تو نارائن نے کہا، شاباش۔ پیشتر اس کے کہ جانکی کوئی مذمت کرے، نارائن نے ایک ہاتھ سے اس کی شلوار نیچے کھسکائی اور مجھ سے کہا، اسپرٹ لگاؤ۔ جانکی نے ٹانگیں چلانا شروع کی تو نارائن نے کہا، جانکی ٹانگیں وانگے مت چلاؤ، میں انجیکشن لگا کے رہوں گا۔ غرض 5واں انجیکشن دے دیا گیا۔ 15 اور باقی تھے جو نارائن کو ہر 3 گھنٹے کے بعد دینے تھے اور یہ 45 گھنٹے کا کام تھا۔ 5 انجیکشن سے گو جانکی کو بظاہر کوئی نمایاں فائدہ نہیں پہنچا تھا، لیکن نارائن کو پینسلن کی اعجاز کا یقین تھا اور اسے پوری امید تھی کہ وہ بچ جائے گی۔ ہم دونوں بہت دیر تک اس نئی دوا کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ 11 بجے کے قریب نارائن کا نوکر میرے نام کا ایک تار لے کر آیا۔ پونا سے تھا۔ ایک فلم کمپنی نے مجھے فوراً بلایا تھا، اس لیے مجھے جانا پڑا۔ 10-15 دنوں کے بعد کمپنی کے کام سے میں بمبئی آیا۔ کام ختم کر کے جب میں اندھیری پہنچا تو سعید سے معلوم ہوا کہ نارائن ابھی تک ہوٹل ہی میں ہے۔ ہوٹل بہت دور شہر میں تھا، اس لیے رات میں وہیں اندھیری میں رہا۔ صبح 8 بجے وہاں پہنچا تو نارائن کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوا تو کمرہ خالی پایا۔ دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا تو ایک دم آنکھوں کے سامنے کچھ ہوا۔ جانکی مجھے دیکھتے ہی لحاف کے اندر گھس گئی اور نارائن جو اس کے ساتھ لیٹا تھا مجھے واپس جاتے دیکھ کر کہا، آؤ منٹو آؤ، میں ہمیشہ دروازہ بند کرنا بھول جاتا ہوں۔ آؤ یار بیٹھو اس کرسی پر، لیکن ذرا یہ جانکی کی شلوار دے دینا۔ یہ تھا سعادت حسن منٹو کا افسانہ جانکی۔